26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस सुबह के करीब 10 बजे पुरानी दिल्ली का लाल किला। आसमान में तिरंगे की जगह अचानक एक अलग झंडा लहरा रहा था। हजारों ट्रैक्टरों का एक सैलाब बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुस चुका था। इसी दिन, इसी वक्त, इसी हंगामे के बीच 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे और एक नौजवान की जान जा चुकी थी। लेकिन ठीक इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में सिंघू बॉर्डर पर एक बिल्कुल अलग लड़ाई चल रही थी। वहां कोई पत्थर नहीं चल रहा था, कोई गोली नहीं चल रही थी। वहां चल रहा था सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप होता हुआ एक डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कुछ ही हफ्तों बाद पूरी दुनिया में भूचाल ला देगा। आखिर यह कौन सा दस्तावेज था जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी? क्या यह सच में देश के अंदर एक असली किसान आंदोलन था या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, 380 दिन तक चली इस जिद की लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी हुई? जून 2020 का महीना, देश कोरोना महामारी की सबसे बुरी मार झेल रहा था। ठीक इसी दौर में केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई। सितंबर 2020 में यह तीनों अध्यादेश संसद में कानून बन गए। सरकार का दावा था कि यह कानून किसानों को मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेचने की आजादी देंगे, बिचौलियों को खत्म करेंगे और किसान की आमदनी बढ़ाएंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में एक अलग ही डर बैठ गया था। उन्हें लगा कि मंडी सिस्टम और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा और बड़े कॉरपोरेट्स के आगे उनकी सौदेबाजी की ताकत हमेशा के लिए छिन जाएगी। बिना किसी लंबी चर्चा के पास हुए यह कानून किसानों को रास नहीं आए। शिरोमणि अकाली दल जैसी सरकार की अपनी सहयोगी पार्टी भी इन कानूनों के विरोध में एनडीए छोड़कर बाहर आ गई। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान अपने खेत की मेड़ पर बैठा अखबार में यह खबर पढ़ रहा था। उसने अपने बेटे से बस इतना कहा, ये कानून हमारी मंडी खा जाएंगे। अगर आज नहीं बोले तो कल कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। यही सोच लाखों किसान परिवारों के घरों में एक साथ पनप रही थी। 25 नवंबर 2020 को पंजाब के 31 किसान संगठनों ने मिलकर एक साझा मंच बनाया, संयुक्त किसान मोर्चा। जल्द ही देश भर के 40 से ज्यादा किसान संगठन इससे जुड़ गए। नारा दिया गया, दिल्ली चलो। 26 नवंबर 2020 को जब यह किसान दिल्ली की तरफ बढ़े तो हरियाणा के अंबाला में उन पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन किसान रुके नहीं। अगले दिन वो सिंघू, टिकरी और गाजीपुर, दिल्ली के इन तीनों बॉर्डर्स पर डेरा डालकर बैठ गए। सरकार ने बुराड़ी में एक जगह तय की थी जहां किसानों को प्रदर्शन की इजाजत थी, लेकिन किसानों ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दिल्ली की सरहद पर ही डटे रहे। दिसंबर में सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन हर बार बात किसी नतीजे पर पहुंचे बिना खत्म हो गई। ठंड बढ़ती गई, कोहरा बढ़ता गया और सड़कों पर किसानों के अस्थायी तंबुओं की तादाद भी बढ़ती गई। ये कोई 2-4 दिन का प्रदर्शन नहीं रहने वाला था। ये एक लंबी जिद की लड़ाई बनने जा रही थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे जैसे यह आंदोलन महीनों में बदलता गया, इसका दायरा भी बढ़ता गया। किसान संगठनों ने जंतर मंत्र पर एक समानांतर किसान संसद बिठा दी। विपक्ष के कई बड़े नेता समर्थन देने पहुंचे। हालांकि किसान नेताओं ने किसी को भी अपने मंच पर भाषण देने की इजाजत नहीं दी। इसी बीच 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर एक बड़ी ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई, तय रूट पर। लेकिन तय रूट से भटककर एक बड़ा जत्था सीधा लाल किले की तरफ बढ़ गया। भीड़ का एक हिस्सा किले की प्राचीर पर चढ़ गया और वहां एक धार्मिक झंडा फहरा दिया। पुलिस की चार्जशीट में बाद में दावा किया गया कि यह हिंसा किसी अचानक हुए हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका मकसद गणतंत्र दिवस जैसे मौके को चुनकर देश की छवि को दुनिया भर में धूमिल करना था। पंजाबी अभिनेता और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा का मुख्य उकसाने वाला बताया और कुछ दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ किसान यूनियनों ने इसका ठीकरा भी बाहरी तत्वों के सिर फोड़ा और दावा किया कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए जानबूझकर घुसपैठ कराई गई। सच्चाई जो भी रही हो, इस एक दिन ने पूरे आंदोलन की छवि को हिलाकर रख दिया। 26 जनवरी की उस हिंसा के बाद लगा कि आंदोलन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। मुख्यधारा के कई न्यूज चैनल ये कहने लगे कि अब किसान नेता समर्पण करने वाले हैं। 28 जनवरी 2021 की शाम गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के तंबू के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान जमा हो चुके थे। प्रशासन ने वहां की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी थी और आधी रात तक जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। कैमरों के सामने राकेश टिकैत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि सरकार किसानों को खत्म करने की साजिश रच रही है
और जब तक उनके गांव से पानी नहीं आएगा वो एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। यह वीडियो व्हाट्सएप और टीवी के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जंगल की आग की तरह फैल गया। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जैसे इलाकों में बैठे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आधी रात को ही गाजीपुर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही घंटों में वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। जो आंदोलन कुछ घंटे पहले खत्म होने की कगार पर था, वो टिकैत के उन आंसुओं की वजह से एक नई ताकत के साथ खड़ा हो गया। इसी दौर में बॉर्डर की तस्वीर भी धीरे धीरे बदल रही थी। यह अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रह गया था, बल्कि एक छोटा मोटा कस्बा बन चुका था। वहां लंगर चल रहे थे, जिनमें रोज हजारों लोगों का खाना बनता था। महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी तादाद में बॉर्डर पर डटे थे। ठंड इतनी ज्यादा कि कई किसान रात में अलाव जलाकर सोते थे और कुछ किसानों की मौत सिर्फ ठंड और बीमारी की वजह से भी हुई। इसी बीच सरकार पर आरोप लगने लगे कि वो आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसे खालिस्तानी रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि किसान नेता बार बार कहते रहे कि यह सिर्फ किसानों की रोजी रोटी की लड़ाई है, न कि किसी अलगाववादी सोच का हिस्सा। और ठीक इसी हफ्ते में वो डॉक्यूमेंट सामने आया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। 3 फरवरी 2021 को स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर एक टूल किट शेयर की, जिसमें आंदोलन को समर्थन देने के तरीके लिखे थे। दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट के पीछे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम के एक संगठन का हाथ बताया और आरोप लगाया कि इसके तार खालिस्तान समर्थक तत्वों से जुड़े हैं। 14 फरवरी 2021 को बेंगलुरु की 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को इसी टूलकिट केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा था कि वह इस दस्तावेज की एडिटर और मुख्य साजिशकर्ता थी और उन्होंने ही यह टूलकिट ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचाया था। उन पर देशद्रोह तक का आरोप लगा, लेकिन कोर्ट में दिशा रवि ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज की सिर्फ 2 लाइनें ही एडिट की थी। महज 10 दिन बाद ही अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और जज ने साफ कहा कि उन्हें हिरासत में रखने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। ये मामला आज भी अधूरा है, न पूरी तरह साबित, न पूरी तरह खारिज। महीने बीतते गए। बॉर्डर पर बैठे किसानों की सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों झेलते हुए 1 साल पूरा हो गया और फिर आया 3 अक्टूबर 2021 का वो दिन जिसने पूरे आंदोलन को झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसान शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। तभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के काफिले से जुड़ी एक गाड़ी भीड़ में जा घुसी। इस हादसे में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने बदले में गाड़ी में सवार लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें मंत्री के ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी जान गई। एसआईटी की जांच में यह घटना सुनियोजित साजिश बताई गई और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया। यह मामला आज भी अदालत में चल रहा है। किसान संगठनों ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की। यह वह पल था जब एक आर्थिक कानून की लड़ाई सीधे इंसानी जान और मौत का सवाल बन गई। लेकिन इतनी मौतों, इतनी सर्दियों, इतने आंसुओं के बावजूद न किसान अपनी जगह से हिले, न सरकार अपने फैसले से। यह टकराव तब तक जारी रहा जब तक 19 नवंबर 2021 की सुबह नहीं आई। गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में ऐलान किया, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच ये खबर पहुंचते ही जश्न शुरू हो गया। संसद के शीतकालीन सत्र में औपचारिक रूप से यह तीनों कानून रद्द कर दिए गए। एमएसपी की कानूनी गारंटी और दूसरी मांगों पर एक कमेटी बनाने के लिखित आश्वासन के बाद 11 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। करीब 380 दिनों तक दिल्ली की सरहदों पर डटी वह भीड़ आखिरकार अपने अपने घरों, अपने अपने खेतों की तरफ लौटने लगी। दिलचस्प बात यह भी थी कि प्रधानमंत्री का यह ऐलान उसी हफ्ते आया जब पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही थी। विश्लेषकों का एक तबका मानता है कि यह फैसला सिर्फ किसानों की जिद के आगे झुकना नहीं, बल्कि एक सोची समझी सियासी चाल भी थी। बहरहाल कुछ ही महीनों बाद पंजाब में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इस लंबी लड़ाई की कीमत बहुत भारी रही। किसान संगठनों के अपने आंकड़ों के मुताबिक सर्दी, बीमारी, हादसों और लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं में 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। हालांकि यह आंकड़ा आज भी विवादित है और सरकार ने इसकी अलग से पुष्टि नहीं की। दीप सिद्धू, जिन्हें लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी बताया गया था, फरवरी 2022 में एक सड़क हादसे में चल बसे। आशीष मिश्रा का मुकदमा आज भी अदालतों में चल रहा है। उन्हें कुछ समय के लिए जमानत भी मिली और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वह जमानत रद्द भी की।
दिशा रवि का टूलकिट केस भी अभी अनसुलझा है, न पूरी तरह साबित न पूरी तरह खारिज। सरकार ने कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का लिखित आश्वासन तो दिया, लेकिन उस कमेटी की सिफारिशों और कानूनी गारंटी को लेकर बहस आज भी जारी है। और यही मांग लेकर किसान संगठन 2024 में एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़े थे। अब जरा रुककर सोचिए, अगर दिसंबर 2020 में ही बातचीत के पहले या दूसरे दौर में कोई रास्ता निकल आया होता तो क्या वो 700 से ज्यादा जिंदगियां बच सकती थीं? क्या लाल किले की वो तस्वीर कभी बनती ही नहीं? आज सिंघू और टिकरी बॉर्डर की वो सड़कें फिर से खाली हैं। गाड़ियां वहां से सरपट गुजरती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो तंबू वहां से उखड़े, उनके निशान आज भी पंजाब और हरियाणा के हर उस घर में जिंदा है जिसने अपने किसी अपने को उस 380 दिन की जिद में खो दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।